सभी को नमस्कार। जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है हर वर्ष। और आज का दिन जो है वृद्धजनों को समर्पित होता है। और हमारे यहाँ कहा भी गया है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। और आयु, विद्या, यश और बल की अगर प्राप्ति करनी है तो हमको अपने आसपास, अपने घर में, घर के आसपास जो भी वृद्ध बुजुर्ग हैं उनकी सेवा सत्कार करना होगा। उनके प्रति अपना सम्मान सदैव बनाए रखना होगा, क्योंकि जैसा हम अपने जनरेशन के साथ करेंगे वही आगे चल के, जैसा हम अपने माता पिता के साथ करेंगे हमारे बच्चे भी देखेंगे, वो आगे चल के हमारे साथ भी वैसा ही करेंगे। आज भी हम देख रहे हैं हमारे आसपास ऐसे वृद्धाश्रम बने पड़े हैं कि जहाँ पे अच्छे अच्छे घरों के लोगों, मतलब संपन्न होते हुए भी ऐसे लोग भी हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रहने के लिए छोड़ चुके हैं और बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं उनके, वो किस अवस्था में जी रहे हैं उनके बच्चे तक उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। हम कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल हमारा जो आज का ये कार्यक्रम है विश्व आयुर्वेद मिशन के तत्वावधान में, हम आज विशेष रूप से बात करेंगे वृद्धावस्था में जो शरीर में जो समस्याएं आती हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आती हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर जी एस तोमर सर, जो कि अध्यक्ष हैं विश्व आयुर्वेद मिशन के, और आप पूर्व में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज हंडिया के प्राचार्य भी रह चुके हैं। और आप इसके पहले छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में आयुर्वेद संकाय के डीन भी रह चुके हैं। और मैं आपको इस कार्यक्रम में आपके उद्बोधन के लिए आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर जी एस तोमर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदादि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपराम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी, आपने आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर ये जो कार्यक्रम रखा है उसके लिए आप निश्चित रूप से स्वयं साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि समाज में हमारा भी बहुत गुरुतर दायित्व है कि जिस पीढ़ी में हम पैदा हुए हैं, हमारी परवरिश हुई है, और उस परवरिश के साथ साथ में हमारे जो संस्कार हमको मिले हैं, उन संस्कारों को देने वाले हमारे सबसे बड़े गुरु हमारे माता और पिता होते हैं, हमारा परिवार होता है, हमारे परिवार के वृद्धजन होते हैं। तो इन लोगों के प्रति जो हमारा ऋण है, हमारा जो दायित्व है, उसमें हमें जरूर पूर्ति करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये जो है चारों चीजों की प्राप्ति होती है, स्वयं प्राप्ति हो जाती है यदि आप जो है वृद्धों के प्रति सेवा करने का भाव आपके अंदर आए। यहां पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने अभी चर्चा में कहा कि ये संस्कार जो होते हैं वो संस्कार पढ़ाए नहीं जा सकते। ये कल्चर कैनॉट बी टॉट, इट इज कॉट। संस्कार जो है अपने अपनाए जाते हैं और अनुसरण किए जाते हैं। संस्कार पढ़ाए नहीं जा सकते। किसी स्कूल एजुकेशन से हम संस्कारों की शिक्षा नहीं दे सकते। जिस प्रकार का भाव, जिस प्रकार का व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ अपने घर में करते हैं, हमारे बच्चे उसको देखते हैं और उसी का अक्षरशः अनुसरण करते हैं। तो आवश्यकता है कि हम आने वाली पीढ़ी में हम अपने उन भारतीय संस्कारों को आदान करें जो कि हमारे लिए गर्व का विषय है। आज हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कारों को पाश्चात्य संस्कृति के लोग अपना रहे हैं, और हम पाश्चात्य संस्कृति की दौड़ में इतने अंधाधुंध दौड़ रहे हैं और अंधे हो गए हैं कि हम जो है अपनी संस्कृति के मूल तत्वों को छोड़ करके आज पाश्चात्यकरण की तरफ दौड़ रहे हैं। पैर छूने का संस्कार, सम्मान देने का संस्कार, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये सारे संस्कार हमारे भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र हैं, और इनसे आज हम दूर होते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि आज जो हमारा न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होने के बाद डेवलप कर रहा है, यह सबसे बड़ी
विडंबना है। आज परिवार की परिभाषा में स्वयं पत्नी एवं बच्चे आ रहे हैं। माता पिता, चाचा ताऊ परिवार के परिभाषा की समय सीमा से बाहर हैं। यही कारण है कि बच्चों को जो संस्कार बड़े लोगों से मिलता था उससे वो वंचित हो जा रहे हैं। माँ बाप दोनों सेवा कार्य में लगे रहते हैं, सरकारी सेवा हो या दूसरी तरह की सेवा हो, और बच्चों को संस्कार का आदान केवल घर में रहने वाले बुजुर्गों से होता है, तो उनकी अनुपस्थिति में बच्चे को संस्कार नहीं मिल पा रहा है। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे मानसिक तनाव का, हमारी परेशानियों का जो हमारा कारण है, वो सबसे बड़ा कारण हमारा ये है कि हमारी न्यूक्लियर फैमिली है। और बहुत बड़ी बात आपने अभी हम लोगों के सामने रखी कि जो हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं आता वृद्धावस्था, जो वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम की आवश्यकता ही नहीं है। जिन वृद्धों ने पाल पोस के आपको बड़ा किया है, एक वृद्ध ने, एक माता पिता ने 5 बच्चों से लेकर 7 बच्चों तक का भरण पोषण किया, तो हम 5 और 7 बच्चे मिलकर के एक पिता का भरण पोषण नहीं कर सकते, माता का भरण पोषण नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें, जो संस्कार जो आ रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे समाज में विकृति जो पैदा हो रही है, वो केवल पाश्चात्यकरण की दौड़ में दौड़ते हुए हम लोग जो है अपनी विकृत मानसिकता का शिकार हो रहे हैं। आप देखते हैं कि बड़े बड़े परिवारों के लोग वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, केवल पैसा ही उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपके वृद्ध माता पिता, आपके परिवार के अन्य वृद्धजन, उनको आपके पैसे से लेना देना नहीं है, उनको अन्य सुख सुविधाओं से लेना देना नहीं है। वो आपके महत्वपूर्ण समय में से चंद मिनट, चंद घंटे आपके साथ बिताना चाहते हैं, आपके सुख दुख को साझा करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा कष्ट का कारण है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसका भुक्तभोगी हूं। मेरे पिताजी 80 वर्ष की अवस्था में जब मैंने अपने पास ला के रखा, तो मैं महसूस करता था कि लौट के आने के बाद मेरी माँ, मेरे पिताजी मेरी कुशल क्षेम जानने के लिए कि आज का दिन कैसा रहा, कोई परेशानी तो नहीं आई, तो उनसे जो शेयर करता था, तो उनके चेहरे के जो मैं भाव देखता था, उन भावों से प्रतीत होता था कि इनकी सबसे बड़ी खुराक यही है। तो मित्रों, माँ बाप कभी बोझ नहीं हो सकते। माँ बाप हमारा संबल होते हैं, तो हमको उनको साथ लेके चलना चाहिए। आज के इस अवसर पर भाई अवनीश जी ने, अवनीश जी को मैं इसलिए बहुत स्नेह करता हूं कि वो वस्तुस्थिति में मैंने महसूस किया है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो केवल आज वो वृद्धाश्रम में मिर्जापुर से लौट के भी आए हैं, अपनी सेवा का कार्य किया और वृद्धाश्रम में जाकर उनकी समय, बीच में समय बिताया, और उसके बाद में उन्होंने इस कार्यक्रम को भी रखा। निश्चित रूप से उनके अंदर जो अंतर्वेदना, उनके अंदर जो संस्कार हैं, वो संस्कार बहुत उत्तम है। और उसी के कारण आज 9:30 बजे उनका एक आग्रह था कि हम लोग इसके बारे में चर्चा करें। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इसी प्रकार का भाव जीवन में सफलता का सबसे बड़ा आयाम है। आज हम लोग चर्चा करना ये चाहते हैं कि वृद्धावस्था की सामान्य समस्याएं क्या हैं। तो आप देखते हैं कि सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने आप को लोनलीनेस, अकेलापन महसूस करता है। और ये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित बात मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि एमलेसनेस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोज ऑफ एजिंग। सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है हमारी वृद्धावस्था, हमारी वार्धक्य अवस्था या हमारी जरावस्था को लाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारा कर्तव्य विहीनता। आपके सामने कोई कार्य नहीं है, आपका कोई शेड्यूल नहीं है, आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, और लक्ष्य विहीन होने पर आप ये महसूस करते हैं कि आई एम यूजलेस पर्सन फॉर द सोसाइटी, फॉर द फैमिली। ये सारी चीजों का जो भाव है जो हमारे अंदर आता है, ये हमको नकारात्मक सोच की तरफ ले जाता है, और सकारात्मक सोच की बहुत आवश्यकता है। आपने अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, उन महत्वपूर्ण कार्यों को कोई महत्व देता है या नहीं देता, ये बिल्कुल भूल जाइए। आप स्वांत सुखाय महसूस करिए, अपने जीवन को एनालाइज करिए कि आपने अपनी सक्रिय अवस्था में जो कार्य किए हैं वो आपकी अंतरात्मा को प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं
कि हमने जो अच्छा काम किया है, समाज के लिए किया, सोसाइटी के लिए किया, परिवार के लिए किया, तो हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। अगर कहीं हमसे कमी रह गई है तो उसका हम प्रायश्चित भी करें। अगर आपने सच्चे मन से उसको प्रायश्चित कर लिया तो वो सबसे बड़ा आपका एक वो उपाय है जिससे आप उससे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो हमको अपने जीवन को लक्ष्य विहीन नहीं होने देना। मैं 2015 में सेवानिवृत्त हुआ और आज इन 6 वर्षों में मैंने जो महसूस किया है कि मेरे जीवन के कार्य का जो प्रणाली थी शासकीय सेवा में, मैं करीब शासकीय सेवा में रहते हुए 8 घंटे 10 घंटे कार्य करता था और आज मैं 14 घंटे या 15 घंटे काम करता हूं और मेरे लिए महसूस करता हूं कि समय मुझे कम पड़ जा रहा है। कारण यही है कि हमारे प्री एंगेजमेंट्स, पूरे महीने भर का शेड्यूल पहले तैयार रहता है कि हमको ये करना है। दूसरी बात, आपका जो दैनिक क्रम है उस क्रम को इस तरह बनाएं कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। क्योंकि हमारे आयुर्वेद की मान्यता के अनुसार स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ कहा गया है कि समदोष है समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति विधीयते। आपको केवल भौतिक रूप से शरीर को स्वस्थ नहीं रखना, मानसिक रूप से भी आपका स्वास्थ्य आवश्यक है। समाज के लिए भी आप उपयोगी हो, आपका सामाजिक स्वास्थ्य भी उत्तम हो और साथ साथ में आप जो है इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसमें हमें प्रयास करना चाहिए। तो हमको भौतिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए ब्राह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास, सामान्य रूप से आप देखते हैं कि जब एज हमारी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली वृद्धावस्था में हमारे यहाँ कहा गया है कि हमारा एक क्रम है, ते वयो अहोरात्र भुक्ता नाम अंत मध्याधिक क्रमात्। शरीर में स्वाभाविक रूप से दोषों का प्रकोप होता है। जो युवावस्था है, वृद्धावस्था है, बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में स्वाभाविक रूप से कफ हमारा प्रकोपित रहता है और कफजन्य रोगों की संभावना बच्चों को बहुत होती है। युवावस्था में पित्त का प्राबल्य होता है तो पित्त संबंधी रोग, हाइपरटेंशन इत्यादि की संभावना बढ़ी रहती है। और वृद्धावस्था में स्वाभाविक रूप से वात का प्रकोप होता है। तो वात का प्रकोप होने के कारण शरीर में गठिया होना, विबंध कॉन्स्टिपेशन होना और निद्रा का कमी होना, ये सारे स्वाभाविक लक्षण हैं। तो आपको ब्राह्म मुहूर्त में उठने में कोई भी व्यवधान नहीं होता। निश्चित रूप से अगर आप 4 से 5 घंटे की भी स्लीप ले लेते हैं, साउंड स्लीप, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो आप स्लीप लेने के बाद ब्राह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करें और ब्राह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप कोशिश करें कि आप बैठ करके जो आप कर सकते हैं सामान्य क्रम में योगाभ्यास आप उस समय भी कर सकते हैं। और ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले आप ऊषा पान, ताम्र पात्र में रखा हुआ जल आप सवेरे पिए अपनी इच्छा के अनुसार, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, अकॉर्डिंग टू योर ओन विल। और धीरे धीरे अभ्यास करें। प्रातःकाल पिया हुआ जल अत्यंत लाभकारी होता है और उस ब्राह्म मुहूर्त में जल पीने के बाद आप संक्रमण करने का अभ्यास करें। आप खुले पार्क में जाएं। याद रखें कि वृद्धावस्था में सामान्य रूप से उच्च रक्तचाप या जो इसके हृदय रोग से संबंधित जो हमारे रोगी हैं, उनको शीत ऋतु में प्रातःकाल मॉर्निंग वॉक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर जाना बहुत अवश्यंभावी हो तो ऐसी स्थिति में अपने गले को, अपने चेस्ट को अच्छी तरह से, कानों को प्रोटेक्ट करके तभी आपको निकलना चाहिए। तो 3 से 5 किलोमीटर तक का अभ्यास आप कर सकते हैं। और उसके बाद आने के बाद आपके सामान्य क्रम है नेति क्रिया। नेति क्रिया में कुछ नहीं है, आपको नेति क्रिया नहीं कर पाते तो कुछ नहीं है, आपको केवल आपका जो अणु तेल का, नस्य का आप प्रयोग करें, उतना ही पर्याप्त है। अणु तेल हो, सरसों का तेल हो, तिल्ली का तेल हो, गाय का घी हो, उसको आप नासा छिद्र में लगाएं। यह आपका प्रतिमर्श नस्य कहलाता है। इसको आप करें, प्रतिदिन कर सकते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। उसके बाद आप दतौन वगैरह करने के बाद बैठ करके, आप स्नान करने के बाद आप योगाभ्यास करें। और याद रखें कि योगाभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्तमान परिदृश्य में।
और वृद्धावस्था के लिए तो विशेष रूप से लाभकारी है। और क्या योगाभ्यास हम करें, क्या नहीं करें, तो उसमें आपको सामान्य रूप से 3 तरह के आसन जो है, 3 तरह की एक्सरसाइजेस का हमारा निचोड़ है। वो क्या है कि हमारा जो स्पाइनल कॉलम है उसकी इलास्टिसिटी जितनी अच्छी रहेगी, उतनी आपके अंदर अलर्टनेस रहेगी, उतना अच्छा आपके कार्य करने की क्षमता रहेगी, और उतना ही आपकी अवस्था आपकी बढ़ेगी। यू कैन इंक्रीज योर लाइफ स्पान लाइक एनीथिंग। वो क्या है? फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइनल कॉलम, बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइनल कॉलम एंड साइडवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइनल कॉलम। ये 3 तरह के आसन आपको चुनना चाहिए। पहले आप सुखासन, सिद्धासन, जैसे वज्रासन भी कहते हैं, वज्रासन, पद्मासन, जिस प्रकार के आसन आपको सहज हो, आप बैठने का अभ्यास करें। बैठने के बाद हाथ पीछे ले जाएं, और पीछे ले जाने के बाद में श्वास को लेकर के रोकें, और श्वास को छोड़ते हुए बाएं घुटने की तरफ आप सिर को ले जाएं, और छोड़ते हुए सांस को रोक लें, और फिर श्वास को लेते हुए ऊपर आएं, फिर श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटने के मध्य में जाएं, उसी प्रकार से श्वास को लेते हुए ऊपर आएं, और फिर श्वास को छोड़ते हुए दाएं घुटने पे जाएं। तो इस प्रकार से जो अभ्यास होता है इसको हम कहते हैं योग मुद्रा। ये योग मुद्रा से फॉरवर्ड बेंडिंग की जो पोजीशन है वो अपने आप में पर्याप्त आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। कोशिश करें कि जैसे हम लोग प्रयास करते हैं तो नासा को हम जमीन तक लगा देते हैं, घुटने पर तो आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन आपने पहले अगर अभ्यास किया है तो आपकी इलास्टिसिटी रहेगी, और अगर आपने अभ्यास नहीं किया है तो आप जबरदस्ती नहीं करें, जहां तक आप झुक सकते हो उतना झुकें। बैकवर्ड बेंडिंग के लिए भुजंगासन का प्रयोग कर सकते हैं, ये आप प्रयोग करें, चक्रासन का प्रयोग कर सकते हैं, तो बैकवर्ड बेंडिंग के लिए भुजंगासन सफिशिएंट। साइडवर्ड बेंडिंग के लिए त्रिकोणासन, कोणासन का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे अभ्यास आपको करना चाहिए, और साथ साथ में हमारे वाइटल पार्ट्स, लंग्स और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और कपालभाति, इसका आप अभ्यास करें। यदि आप उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि कपालभाति से आप न करें, आप अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम इज सपोज टू बी सदाबहार प्राणायाम, हर व्यक्ति कर सकता है, बिना किसी व्यवधान के कर सकता है, और इससे आपको वांछित लाभ की प्राप्ति भी होती है। तो आप इसका अभ्यास करें, और इस प्रकार से योगाभ्यास करने के बाद में भोजन का विशेष ध्यान रखें। आपको बताया गया है कि ब्रेकफास्ट में आप काफी हेल्दी फूड का सेवन करें। हमेशा याद रखें कि आपको फाइबर फूड की बहुत जरूरत है, क्योंकि वृद्धावस्था में कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ी समस्या होती है। तो उसको दूर करने के लिए आपको चाहिए कि आप फाइबर लें, दलिया के रूप में लें, ओट्स के रूप में लें, खिचड़ी के रूप में लें, तो आप सवेरे लें, और फलों का यथावश्यक प्रयोग करें। फ्रूट जूस की जगह पे आप कोशिश करें कि आप ताजे और अच्छे फलों का सेवन आप करें प्रातःकाल। इसको आप फल ले सकते हैं प्रातःकाल के ब्रेकफास्ट में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने है कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है मूंग और चना को अंकुरित करके उसमें हरी मिर्ची थोड़ी काट के मिलाएं, और साथ साथ में नींबू निचोड़ करके नमक मिला करके सेंधा आप उसका सेवन करें, तो आपको फाइबर भी देगा, एंटीऑक्सीडेंट भी देगा, और आपके कोलन को हेल्दी रखेगा, कॉन्स्टिपेशन से आप निजात पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आप सेवन करें। तक्र का सेवन आप प्रारंभ में कर सकते हैं प्रातःकाल। तक्र जो है तीनों दोषों का शमन करता है। तक्र या मट्ठा जिसे आप कहते हैं, उसमें आप काला नमक और जीरा पिसा हुआ भुना हुआ उसको आप मिलाकर के इसका सेवन करें, अत्यंत लाभकारी है। आपका क्षुधा भी बढ़ाएगा, पाचन भी अच्छा करेगा, इसका आप सेवन कर सकते हैं। दूसरी बात, मध्यम अवस्था का जो भोजन है उसमें हमको ध्यान रखना है कि अपनी भूख से, इच्छा तो भूख रहती है, उससे कुछ कम खाएं, और उसमें हरी सब्जियों का यथावश्यक हम प्रयोग करें, और जहां तक हो सके फ्राइड फूड को बचाएं, क्योंकि आपकी अग्नि उस अवस्था में कुछ कंपैरेटिवली कम हो जाती है उसकी तीव्रता, तो सामान्य रूप से खाना पचने में व्यवधान मिलता है। तो ऐसी स्थिति में भूख से कुछ कम भोजन करें, सब्जी की क्वांटिटी बढ़ाएं, सब्जी अधिक खाएं, सलाद का सेवन करें।
या दांतों की वजह से आप सलाद नहीं खा पा रहे हैं, अन्य चीजों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो सलाद को आप कस करके, जैसे कद्दूकस करते हैं उस प्रकार से सलाद का आप सेवन कर सकते हैं। और साथ साथ में जिसको मैंने मूंग और चना का अंकुरित करने के लिए कहा था, उसको अगर पाचन करने से आपको गैस की प्रवृत्ति हो रही है, दांतों की वजह से आप उसको चबा नहीं पा रहे हैं, तो उसको कपड़े की पोटली में लपेट करके उबलते हुए पानी में नीचे उतार करके कपड़े की पोटली को डाल दें। 5 मिनट के बाद उसको निकालें और उसको हल्का सा क्रश कर लें मिक्सर में, और उसको आप सेवन करें तो आपको गैस भी नहीं करेगा, उसका लाभ भी मिलेगा। ये करें। और भोजन का प्रयोग करते समय याद रखें कि चपाती में जो हम आटा प्रयोग करते हैं वृद्धावस्था के लिए, विशेष रूप से गेहूं, चना, जौ, सोयाबीन और रागी, हम लोग इसका आटा अभी बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं, तैयार करने जा रहे हैं, मार्केट में बहुत जल्दी आएगा। इस आटे का आप प्रयोग करें। 5 किलो गेहूं, 2 किलो चना, 1 किलो जौ, 1 किलो सोयाबीन, आधा किलो रागी और आधा किलो बाजरा। ये मल्टीग्रेन जो आटा बना रहे हैं, इस मल्टीग्रेन आटे की विशेषता क्या है कि इसमें कैल्शियम कंपोनेंट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, एवरीथिंग इज देयर इन ह्यूज क्वांटिटी, और कैलोरी कंटेंट बहुत कम है। 4 चपाती आप इसकी खाएंगे तब गेहूं की 2 चपाती से बराबर कैलोरीज मिलेंगी। तो इसका आप सेवन करें, इस प्रकार का आटा बना करके घर पर सेवन करें, तो ये जो है करें। और चपाती, भोजन की भूख से कम 1 चपाती कम खाएं। हमारे यहाँ कहा है, दौ भागौ पूरयेद अन्नम तोये एकम प्रपूरयेत और वायु संचारणार्थाय चतुर्थम अवशेषेत। कुच्छी के 4 हिस्से बनाए हाइपोथेटिकली, कि इन 4 हिस्सों में से 2 हिस्से आप अन्न से भरें, 1 हिस्से को जल से भरें और 1 हिस्सा खाली छोड़ दें, जिससे वो खाना अच्छी तरह से मिक्स हो सके। किसी मिक्सर ग्राइंडर में भी जब हम मसाला पीसते हैं तो उसको ऊपर तक नहीं भरते, खाली छोड़ देते हैं, जिससे वो प्रॉपरली मूवमेंट कर सके, तो हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स प्रॉपर हो सके, स्टमक में खाना पचे, मिक्स हो सके। इसके लिए हमको 1 हिस्सा खाली छोड़ना चाहिए। और भोजन के बाद तुरंत जल न पिए, आचमन करें और करीब 15 से 20 मिनट के बाद में आप पानी पिए, तो आपके खाने का डाइजेशन बहुत अच्छी तरह से होगा। अगर आपने खाने के साथ ही ठंडा पानी ह्यूज क्वांटिटी में पी लिया, जैसा कि सामान्य रूप से लोग करते हैं, तो उससे होगा क्या कि आपके डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट हो जाते हैं, खाना प्रॉपरली पच नहीं पाता, गैस बनती है, अफारा होता है, और 90% लोगों को यह समस्याएं सामने आ रही हैं। आजकल जिन सब्जियों की आपूर्ति हो रही है उसमें पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, सारी चीजों का प्रयोग हो रहा है, जिससे 90% लोगों को गैस की समस्या होती है। तो जो भी सब्जियां आप घर में प्रयोग करें, गर्म पानी में पहले उसको धो करके, छील करके तभी सब्जी का आप प्रयोग करें, तब इससे काफी आपको मदद मिल सकती है। तो ये कॉमन समस्या हुई। एक तो आपका कॉन्स्टिपेशन, और रात में इसके बाद भी कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो किसी दवा को लेने के पहले 4 मुनक्का, 2 अंजीर, 1 गिलास दूध में उबाल करके शाम को आप लें, तो सामान्य रूप से आपको पेट साफ हो जाएगा। इसके बाद भी नहीं होता तो छोटी हरड़ को तवे पे भून करके बराबर मात्रा में सेंधा नमक मिला के रात को सोते समय 1 चम्मच गर्म पानी से लें, पेट आपका साफ होगा। और इसके बाद भी नहीं होता है तो किसी वैद्य से परामर्श करने के बाद आपके पंचसकार चूर्ण है, अन्य औषधियां हैं, उनका प्रयोग आप ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं। दूसरी मुख्य समस्या होती है आपको गठिया की। इस अवस्था में सामान्य रूप से वातव व्याधि की संभावना बढ़ती है। तो ऐसी अवस्था में आपको 2 बात ध्यान रखना है। सोते समय एसी और कूलर में या कब सोए पंखे के नीचे, तो पैरों को अच्छी तरह से ढककर सोए, नंबर 1। नंबर 2, तेल में सरसों का तेल, उसमें अजवाइन, हींग और लहसुन मिला करके आप चुरा लें और छान करके रख लें, और उस तेल से जो है अभ्यंग एक बार अवश्य करें। और दूसरी बात, अगर आपको उसके बाद भी ऑस्टियोआर्थराइटिस इज वेरी कॉमन, गठिया होता है, घुटने में तकलीफ होती है, तो सरसों, वो मदार का पत्ता या रेनी का पत्ता तवे पे पराठे की तरह अच्छी तरह सिकाई कर लें सरसों के तेल में, और उसको सहता हुआ गुनगुना आप घुटने पे बांधें, ऊपर से पॉलिस्टर का कपड़ा बांध लें और छोड़ दें। आप सवेरे सो के उठेंगे तो जो स्टिफनेस मिलती है उसमें आपको काफी सुधार मिलेगा। और उसके बाद भी यदि समस्या रहती है तो वैद्य से परामर्श करने के बाद
तमाम प्रकार के गुगलू, तमाम प्रकार की औषधियां हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, जिनका आप चिकित्सक के परामर्श से सेवन कर सकते हैं। और एक समस्या, ये सामान्य समस्या आपके सामने है कि एक ब्लड प्रेशर वाली समस्या, नंबर ऑफ द पर्सन्स आर हैविंग हाइपरटेंशन। तो आपको हाइपरटेंशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपना स्ट्रेस कट डाउन करना है, मन का तनाव कम करना है। तो मनोविश्रांति कर आसनों का प्रयोग करें, मेडिटेशन करें, और साथ साथ में अपने डाइट में फैटी डाइट, तले भुने चीजों को आप कम से कम प्रयोग करें, नमक की मात्रा कम लें और नियमित रूप से भोजन करें, समय से भोजन करें। काल भोजन का बड़ा महत्व है, ये आप सेवन करें। पेट आपका शुद्ध रहेगा, वायु आपके पास होगी। तो ब्यान वायु का जो प्रकोप है वही आपका हाइपरटेंशन है। तो आपको कोष्ठ शुद्धि बहुत आवश्यक है ऐसी स्थिति में, तो आप इसका भी ध्यान रखें। और साथ साथ में अर्जुन एक ऐसी औषधि है जिसको औषधि नहीं, खाने के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। हमने अर्जुन चाय बनाया, और अर्जुन की छाल बड़े आसानी से आपको जगह जगह मिल जाएगी। उस अर्जुन की छाल को छाया में सुखाकर आप उसको कूट करके चूर्ण बना लें, और उसका 1 चम्मच चूर्ण को 1 कप गाय का दूध 1 कप पानी में उबालें। उबलते उबलते जब ये 1 कप बचे, इसको उतार लें और इसको आप प्रातःकाल नाश्ते में पिए। ये अर्जुन क्षीरपाक कहलाएगा। ये क्षीरपाक जो है हृदय रोग एवं उच्च रक्तचाप और हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए बूंद का काम करता है। साथियों, दूसरा मधुमेह एक समस्या है। तो मधुमेह के लिए तो आप चिकित्सक का परामर्श लें और सेवन करें। साथ साथ में मनोविश्रांतिकर आसनों का प्रयोग करें, जिसमें विशेष रूप से 2 आसन, निस्पंद भाव और शवासन। इसके लिए समय नहीं निकालना, जब आपको खाली समय मिलता है तो आप निस्पंद भाव करें, शरीर को ढीला छोड़ दें, एंटी ग्रेविटी फोर्स मिनिमाइज करें और श्वास प्रश्वास सामान रखें। आप देखेंगे कि आपके शरीर में कैटेकोलामीन्स का कंसंट्रेशन कम होता है और आपको बहुत सुधार होता है इस प्रकार की बीमारियों में। इसी प्रकार से शवासन का अभ्यास करके रात को सोएंगे तो आपको साउंड स्लीप आएगी, ड्रीमी स्लीप नहीं रहेगी। और ये साउंड स्लीप आपकी जो आएगी वो शरीर को काफी लाभ पहुंचाएगी, आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट होती है कि आपको सामान्य रूप से ब्रेन की एट्रोफी होना शुरू होती है। तो क्या होता है कि स्वाभाविक रूप से भूलने की आदत, फॉरगेटफुलनेस, कंसंट्रेशन की कमी होना, रिसेंट मेमोरी की लॉस हो जाना, तो ये सारी समस्याएं ना आने पाए, इसके लिए प्रारंभ से ही हमारे यहाँ वेद्य रसायन 4 बताए गए हैं। मंडूक पर्णी स्वरसप प्रयोज्या क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम रसे गुलुच्चास समूल पुष्पा कलक प्रयोज्या खल संघ पुष्पी। मंडूक पर्णी माने ब्राह्मी, गुलूची और संघ पुष्पी और आपकी जो है बुलट ही, इन 4 औषधियों का आप नियमित रूप से सेवन करें तो आपको निश्चित रूप से इस समस्या से भी काफी छुटकारा मिल सकता है। डॉक्टर अवनीश जी, मैं सोचता हूं कोई प्रश्न अगर आपकी तरफ से रहे तो बहुत उत्तम होगा इन समस्याओं के संबंध में, तो हम और चर्चा जोड़ सकते हैं। और आप कोई समस्या का कोई प्रश्न कर सकते हैं तो हम उसके आगे समाधान बताने का प्रयास करेंगे। अवनीश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सर सबसे सामान्य जो समस्या सर आपने बताई कि वात का प्रकोप होता है इस एज में, तो जो ज्वाइंट डिसऑर्डर है जो उसमें क्या करेंगे? जो मूल समस्याएं हैं ज्वाइंट डिसऑर्डर में, उसमें क्या करना आपके चाहिए? देखिए कि सामान्य रूप से वृद्धावस्था में संधिवात की शिकायत ज्यादा हो जाती है। और संधिवात का कारण क्या होता है कि कैल्शियम जो है शरीर में जा रहा है, लेकिन हमारी अग्नि की मंद होने के कारण वो कैल्शियम आपका यूटिलाइज नहीं होने पाता, तो ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन बन जाती है। महिलाओं में तो विशेष रूप से 45 वर्ष की अवस्था के बाद जब रजोनिवृत्ति होती है तो उस समय हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी ओस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है। और मोटापा आना, अगर आपके बॉडी का वेट अधिक होगा, ओस्टियोपोरोसिस रहेगी तो हड्डियों की सुसरता के कारण ओस्टियोफाइट्स निकल आते हैं, किनारे पहने निकल आते हैं और गठिया की शिकायत लोगों को देखने को मिलती है। तो अवस्था में हमें करना क्या है कि कैल्शियम का प्रयोग करना, दूध का सेवन जरूर किया जाए, पहली बात। दूसरा, हमारे यहाँ प्रवाल भस्म सामान्य रूप से एक औषधि है। प्रवाल भस्म का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ये बहुत लाभकारी है। प्रवाल भस्म की भट्टी के नाम से भी, टैबलेट के नाम से भी आने लगा है, उसका हम प्रयोग करें। और याद रखें कि केवल प्रवाल भस्म जो है यूटिलाइज हो,
उसके लिए अग्नि का स्तर हमको सामान्य करना होगा। तो अग्नि को बढ़ाने के लिए चित्रकारी बटी और अन्य औषधियां जो कि आपके अग्नि के स्तर को बढ़ाने के लिए है, चाहे हिंगवाष्टक चूर्ण, इनका प्रयोग अवश्य करें। आपकी जठराग्नि जब सही रहेगी तो अस्त्याग्नि आपकी काम करेगी। अस्त्याग्नि जब काम करेगी, अस्थिया में सुसरता दूर होगी तो लोगों को लाभ मिलेगा। और जहां तक गुग्गुलू का सवाल है, तो मेरा अनुभव है कि लाक्षा गुग्गुलू बहुत अच्छा काम करता है। लाक्षा गुग्गुलू को यद्यपि भग्न वगैरह के रोगियों को देते हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है कि त्रियोदशांग गुग्गुलू के साथ साथ लाक्षा गुग्गुलू का प्रयोग बहुत लाभकारी है। कोई व्यक्ति कर सकता है, 2-2 गोली कूच करके सामान्य रूप से भोजन करने के बाद आप सेवन करें। और महानारायण तेल सब जगह उपलब्ध है। महानारायण तेल और प्रसारणी तेल और महानारायण तेल दोनों को मिला करके अगर आप अभ्यंग कराते हैं तो रोगियों को बहुत लाभ मिलता है। तो ये कैल्शियम कंपोनेंट मिलता रहे, कैल्शियम का सही तरीके से पाचन हो, हमारा एब्जॉर्प्शन हो, और साथ साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी जो हमारी दवाएं हैं जिनको हम कहते हैं गुग्गुलू वगैरह का प्रयोग हम करते हैं, उसका हम सेवन करवाएं और तेल से अभ्यंग कराएं। और सबसे उत्तम चीज, घर में बैठ करके अगर आपको इस तरह की शिकायत होती है तो तेलाभ्यंग करने के बाद हमको स्वेदन करना है। तो स्वेदन करने के लिए मैं लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप अगर किसी डॉक्टर के परामर्श लेने के बाद कुकर में ही आप 10 मूल क्वार्थ, प्रसारणी और एरंड मूल, इन तीनों चीज़ों का चूर्ण बना करके आप डाल दें और पानी में उबालें और उसकी भाप से आप नाड़ी स्वेद से सिकाई करें तो बहुत लाभ मिलता है। तो यद्यपि हमारे चिकित्सक अपने परामर्श से लोगों के घर में भी ये व्यवस्था उपलब्ध करा सकते हैं, इससे लोगों को बहुत लाभ मिलता है। और गंभीर स्थिति में जहाँ पर यह स्थिति हो जाती है कि घुटना कंप्लीटली लॉक हो गया, आप बैठ नहीं पा रहे हैं, कमोड के अलावा आप टॉयलेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी अवस्था में जहाँ के मॉडर्न फिजिशियंस आपको नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं, तो वहाँ मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूँगा कि चिकित्सक के परामर्श से आप स्वर्ण घटित औषधियों का प्रयोग करें। मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है कि ऐसे रोगी जो कि कंप्लीटली बेड रिडन हैं और उनको बिल्कुल अपने डेली वर्क के लिए भी वो उठ नहीं पाते, मूवमेंट नहीं कर पाते, वो हमारी बृहस्पति चिंतामणि इत्यादि आयुर्वेदिक औषधियों से उनको अभूतपूर्व लाभ मिलता है। तो उसका हमको प्रयोग करना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक अगला सवाल सर ये रहेगा कि जैसे कि वृद्धावस्था में विशेष रूप से जैसे जो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं, तो उनको सुबह सुबह टहलना चाहिए कि नहीं टहलना चाहिए, जिनको बीपी देखिए, हाई बहुत बीपी। आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने अभी चर्चा भी किया आपसे कि किसी भी कंडीशन में शीत ऋतु में तो कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा जरूरत है, जाना उनका बहुत अवश्यम्भावी है, तो उनको कंप्लीटली चेस्ट को, नेक को और कानों को प्रोटेक्ट करने के बाद ही निकलना चाहिए। और अगर सवेरे न टहलें, मॉर्निंग वॉक की जगह इवनिंग वॉक करें तो ज़्यादा उपयोगी होगा। हाइपरटेंशन और हृदय रोग के रोगियों के लिए विशेष रूप से मॉर्निंग वॉक इज नॉट इंडिकेटेड, स्पेशली इन द विंटर सीजन। जी सर, ठीक है सर, बाकी बातें आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपने प्रयोग किया। कुछ आसन भी आपने बताया, जैसे वज्रासन बताया आपने, सुखासन बताया, पद्मासन के बारे में आपने बताया, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग कैसे करेंगे, ये सब आपने आसन बताया। तो निश्चित रूप में ये सभी आसन लोगों को लाभदायक होंगे। एक बात और अवनीश जी बताना चाहूंगा मैं, आपने वज्रासन का नाम लिया, ये बहुत आवश्यक है। अगर आपको गैस की शिकायत रहती है, पाचन सही ढंग से नहीं होता, तो बिना किसी संकोच के लंच या डिनर लेने के बाद आप 5 मिनट या 2 मिनट वज्रासन में अवश्य बैठें। तो वज्रासन में बैठने से खाने को प्रॉपरली स्पेस मिल जाता है और खाना अच्छी तरह से मिल जाता है, तो आपको गैस की समस्या से काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलेगा। तो वज्रासन का प्रयोग निश्चित रूप से करें और वज्रासन का अभ्यास करते रहेंगे, यही सिद्धासन है, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। बहुत अच्छी बात है सर, एक सबसे महत्वपूर्ण आता है श्वास के मरीज होते हैं जिनको सांस बहुत फूलती है, जिसको अस्थमा बोलते हैं। वृद्धावस्था में वो समस्या कॉमन है, तो सर उस पर थोड़ा सा आपके विचार हम जानना चाहेंगे। देखिए, आपने बड़ा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसको स्किप कर गया, छूट गया था। तो आप श्वास की समस्या स्वाभाविक रूप से ये हमारे यहाँ होती है, और तमक श्वास जो है वो तमक श्वास इस अवस्था में और ज़्यादा परेशान करती है। और हमारे आयुर्वेद में माना गया है कफ पातात्मका वेतु पित्त स्थान समुद्भव। जिन रोगियों में श्वास की शिकायत होती है, आप सर्वे करके देखिए, उनमें से 99% रोगियों के अंदर
पित्त स्थान की विकृति जरूर मिलेगी, उनको पाचन की स्थिति जरूर उनकी विकृत होगी। द मूवमेंट देयर डाइजेस्टिव प्रोसेस इज नॉर्मल, ऑटोमेटिकली दे विल बी इम्प्रूविंग लाइक एनीथिंग। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो हमको ध्यान देना होगा कि उनकी पाचन की स्थिति क्या है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आयुर्वेदिक औषधियों में हम जानते हैं कि 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं श्वास में। एक तो एलर्जिक कंडीशन जो आपकी होती है, तो आपके चाहे वो एक्सटर्नल एलर्जेंस हो चाहे इंटरनल एलर्जेंस हो, जब ये एलर्जेंस नाक के द्वारा शरीर के अंदर जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर मास्ट सेल और प्लाज्मा सेल को रप्चर करते हैं। और प्लाज्मा सेल मास्ट सेल को जब ये रप्चर करते हैं तो इनमें से प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टाफेन और हिस्टामिन जैसे सेल मीडिएटर्स निकलते हैं, जिनका कारण होता है कि वो संकोच कर देते हैं आपके श्वास नली में और आपको सांस फूलने की शिकायत होती है। तो ऐसी स्थिति में उन एलर्जेंस के प्रभाव से बचने के लिए, एलर्जी से आप नहीं बच सकते। यू कैन नॉट गेट रेड फ्रॉम डस्ट, स्मोक एंड चेंज ऑफ वेदर इन इंडिया। हमारे देश में सारों 6 मौसम मिलते हैं, आप धूल से भी नहीं बच सकते, धुआं से भी नहीं बच सकते। तो आपको करना क्या है, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की आपको एडेप्टेबिलिटी डेवलप करना है कि आप धूल धुआं से प्रभावित ना हो। तो उसके लिए क्या है कि वाइटल एक्सरसाइजेस बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपकी जो वाइटल कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, उसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। जितना आप अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे उतना आपको मदद मिलेगी, आपका फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम बढ़ेगा, वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी। और नाड़ी शोधन प्राणायाम का क्या अभ्यास है, एक इनहेल करने के लिए इसे कहते हैं पूरक, कुंभक और रेचक। तो पूरक, कुंभक, रेचक का अनुपात होता है 1:4:2। 5 तक गिनती गिनते हुए श्वास खींचें, 20 तक गिनती गिनते हुए श्वास रोकें और 10 तक गिनती गिनते हुए दूसरे नासा छिद्र से श्वास को छोड़ें। उसी प्रकार से फिर इसका रिवर्स करें, 5, 20, 10। इस अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते आज मेरी व्यक्तिगत अवस्था यह है कि मैं 50, 200 और 100 की आवृत्तियां करता हूं। और आप समझिए कि इससे आपकी लंग की वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है, आप बहुत लंबे समय तक श्वास को रोक सकते हैं। और श्वास को रोक सकते हैं इसका मतलब आपके लंग के टिश्यू में आपकी ऑक्सीजनेशन बहुत अधिक हो रही है। जैसा कि आपने कोरोना कालखंड में देखा कि आपके फाइब्रोसिस लंग्स में हो रही थी लोगों को, और इससे फाइब्रोसिस से हम बचा सकते हैं, लंग के टिश्यू को हेल्दी रख सकते हैं। तो एक तो ये काम करें। दूसरा, एक सामान्य योग मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको हम कहते हैं गुणार्द्रक योग। गुड़ और अदरक, और गुड़ का अदरक का एक योग बनाते हैं। क्या करना है, गाय का शुद्ध घी 1 चम्मच गर्म करें, उसमें थोड़ा काली मिर्च को डालें और अदरक को कूच करके डालें और भून लें, और उसमें थोड़ा सा हल्दी डालें। और हल्दी डालने के बाद में उसको गुड़ को डाल करके नीचे उतार लें तो गुड़ अपने आप मेल्ट हो जाएगा। और उसको मिलाने के बाद में आप गरम गरम सेवन करें, और गरम सेवन करने के पहले उसमें 10 तुलसी के पत्र डाल दें। आपको एक्यूट इमरजेंसी की कंडीशन होगी जहां इनहेलर की जरूरत पड़ रही है, इसके गरम गरम सेवन करने से इमीडिएटली आपको ब्रोंकोस्पाज्म में लाभ मिलता है, पहली बात। दूसरा, हरिद्रा का सेवन और शीरीष का सेवन, 2 चीजें हमारे यहाँ इसके लिए सर्वोत्तम औषधि हैं। शीरीषादि कषाय, शीरीषादि कषाय जो है हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस पर रिसर्च हुआ, तो आज तो तमाम पेटेंट प्रिपरेशन भी अवेलेबल है। और शीरीषो विषग्ना नाम, एलर्जी के पेशेंट्स के लिए शीरीष से अमृत कोई चीज नहीं है। तो शीरीषादि कषाय का हम प्रयोग करें, काढ़ा बना करके बड़े मार्केट में अवेलेबल है, उसको गरम गरम पिए, और साथ साथ में गुणार्द्रक योग जो मैंने आपको बताया उसका प्रयोग करें। और हरित की, जिसको हम कहते हैं, 2 तरह की हरित की आपको मिलेंगी, व्याघ्री हरित की और चित्रक हरित की अवले। तो इनमें से चित्रक हरित की जो प्रत्याजन्य जो श्वास हो रहा है उसमें लाभकारी है, और व्याघ्री हरित की अवले में जहां आपको कासा दिख के है वहां पर आप व्याघ्री हरित की अवले का प्रयोग करें। अब तो शीरीषादि अवले भी मार्केट में आ गया है, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये 2 दवाई औषधियां इसके लिए बून है, इसका हम प्रयोग करें तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और आप ध्यान रखिएगा कि 3 चीजें होती हैं, वात के कारण श्वास की नली में संकोच होता है, पित्त के कारण श्वास की नली में शोथ होता है, ब्रोंकाइटिस होती है, और कंडीशंस होती हैं। क्योंकि बाता द्रते नास्त रुजा न पाका, पित्ता द्रते नास्त कफाच पूया, बात के बिना रुजा नहीं हो सकती,
पित्त के बिना शोथ नहीं हो सकता और कफ के बिना पूरी का निर्माण नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए जहां कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ब्रोंकाइटिस, ट्रैकियाइटिस, लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, वहां पर पित्त का प्रकोप है। और जहां पर रुझा हो रही है, पेन हो रहा है, वहां बात का प्रकोप है। तो इस कंडीशन में जो संकोच होता है श्वास नली में, वो बात के कारण होता है। और शोथ होता है ब्रोंकाइटिस में, वो आपका जो है पित्त के कारण होता है। और एक्सेसिव बलगम जो बन रहा है, वो कफ के कारण हो रहा है। तो त्रिदोष व्याधि मानते हैं इस अवस्था में। तो वहां हमको अवस्था के अनुसार इन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, तो लोगों को लाभ मिलता है। यत किंचित कफवातग्नम उष्णम वातानुलोमनम भेषजम पानमन्नम हे तदिते श्वासक्किने। हमारा कहा गया यत किंचित कफवातग्नम, जो कफ और बात को हरण करने वाली औषधियां हैं। उष्णम, उष्ण है। वातानुलोमनम, बात का अनुलोमन करती हैं। वो औषधियां बहुत लाभकारी होती हैं। तो इसको हमको जो है विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, तो स्वास्थ्य रोगियों को हम लाभ पहुंचा सकते हैं। जी सर, बहुत अच्छा आपने बताया सर। एक योग आपने बताया, घी, काली मिर्च और अदरक के साथ में इसको भून के फिर हल्दी और तुलसी के पत्र आपने मिलाने के लिए कहा। निश्चित ही बहुत ही अच्छा ये योग है और ब्रोंकोस्पाज में इससे बहुत आराम मिलेगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, एक आयुष कवच ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। मैं बताऊंगा कि वहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश सरकार में जितने भी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी हैं, सबका वहाँ पे एड्रेस दे रखा है। हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इतनी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही, जितनी दवाइयाँ सर आपने बताई, मुझे लगता है कि 80% से ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध हैं सरकारी अस्पतालों में, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं कि उनके बगल में चिकित्सालय है, उनको जानकारी नहीं है। तो उस जानकारी के लिए आप आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करिए और अपने नज़दीकी जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं आप वहाँ जाइए, वहाँ चिकित्सक उपलब्ध हैं, आप वहाँ से अपना स्वास्थ्य परामर्श लेके आप इलाज करवा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, आयुष कवच ऐप को आप डाउनलोड करिए, वहाँ पे सारे अस्पतालों की लिस्ट दे रखी है कि आपके आज नज़दीकी आयुर्वेदिक। बहुत अच्छी बात आपने अवनीश जी बताई। हमारी हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार एक वचनबद्ध है, कटिबद्ध है कि किसी प्रकार से जन सामान्य को अब लाभ पहुंचाएं। और आयुर्वेद विधा से हुए चिकित्सकों के अंदर सबसे बड़ी जो भावना है, डेडिकेशन के साथ जो काम करते हैं, जन सामान्य की भावना को लेकर के ये गांव-गांव के लोगों तक पहुंचते हैं। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज प्रदेश सरकार में शीर्ष नेतृत्व हमारा जो है माननीय योगी जी का बड़े तेजी के साथ में कार्य कर रहे हैं। और आयुष कवच के माध्यम से ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे युवा चिकित्सक डॉक्टर वनिश पांडे, ये आपके प्रतापगढ़ में रामापुर में पोस्टेड हैं। इनके साथ में मैंने देखा कि बहुत लंबी टीम जो अभी अपॉइंट होकर के बच्चे गए हैं, वो मेडिकल अफसर इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि जन सामान्य के बीच में पहुंच करके अपनी पहुंच बना रहे हैं और लोगों के लिए लोकप्रियता बढ़ रही है इनकी। तो मैं सोचता हूं कि चिकित्सा पुण्यतमम न किंचित, चिकित्सा से बढ़कर के कोई पुण्य कार्य नहीं हो सकता। तो आपको ईश्वर ने अवसर दिया है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर लिखा हुआ है, न तो हम कामये राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राण नाम आर्तनाशनम। इससे बड़ा कोई उपकार नहीं हो सकता, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। तो जो आज आप कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। और विशेष रूप से मैं प्रशंसा करता हूं आपकी पीढ़ी की और उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष रूप से कि आज भरपूर औषधियों के माध्यम से उपचार की सुविधा जनसामान्य को दी जा रही है। यह सबसे बड़ी उपलब्धता आज हमारे लिए बून है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं डॉक्टर अवनीश जी को कि आज आपने इस कार्यक्रम को रखा। इसके माध्यम से जिन किसी लोगों को समस्या आएंगी, मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि आपने अपना एड्रेस भी दिया हुआ है, चिकित्सालय में उपलब्ध भी हैं, आप अपनी समस्याओं को इनके पास पहुंचा सकते हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग केवल ऑफलाइन भी उपलब्धता अपनी कर सकते हैं। आप लोगों की सेवा के लिए समर्पित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सोचता हूं अवनीश जी, कोई अन्य अगर चर्चा हो तो आप आगे करें। नहीं सर, हो चुका है, काफ़ी कुछ बातें हम लोग कर चुके हैं। और आज के अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस पे हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की हैं। और ये कार्यक्रम फेसबुक पे लाइव चल रहा है और यूट्यूब पे भी इसको बाद में पोस्ट किया जाएगा रिकॉर्डेड वर्जन में। अगर किसी को कोई सवाल करना होगा तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार रख सकते हैं, या किसी अन्य विषय पे अगर आप सर को सुनना चाहते हैं तो आप वहाँ कमेंट बॉक्स में रखें। सर का अगला लेक्चर उस विषय पे होगा और हमारे साथ आप जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिर्फ एक दिन वृद्धजन नहीं होगा, हर दिन अपने आसपास जो भी बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करिए,
उनको आदर दीजिए, सत्कार करिए उनका, और तभी हम एक सफल राष्ट्र का निर्माण कर पाएँगे। क्योंकि जब बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, और जैसा हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे वही आगे आने वाली पीढ़ी हमारे साथ भी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। अवनीश जी। नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम। नमस्कार।